जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन है जो वो आगे चल रही होगी। दोस्तों, आज से आप लोगों के जीएस की क्लासेस जो है, आपके एग्ज़ाम चाहे वो वीडियो बीपीडीओ का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे मंदिर रक्षक का हो, उन सभी का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। और जीएस हम उनके उन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना आज से स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने पास अलग नोटबुक रख लीजिए। ठीक है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स आपके सिलेबस के अंदर है जीएस के, उसे हम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले जो आज का वीडियो हमारा होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता पे। सबसे पहले हम जिस सेक्शन को कवर करने वाले हैं और वो है आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को। और पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप सभी लोग क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी में, ठीक है, अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या डालना है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए, मैं सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर परीक्षा वाणी सीरीज, ठीक है, परीक्षा वाणी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना चैनल की, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ पर आपको, ठीक है, 7 चैप्टर, ठीक है, 7 चैप्टर मेरे द्वारा यानी कि खनिज संपदा तक कंप्लीट करवाए गए हैं। अब देखिए, परीक्षा वाणी के अंतर्गत मैं आप लोगों को नियमित, ठीक है, नियमित रूप से हर 2 या 3 दिन बाद क्या करता रहूँगा, एक वीडियो एक चैप्टर का अपलोड करता रहूँगा। क्लियर है? इतनी बात आ गई आपके समझ में। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ आपको हिंदी के बारे में बता दूँ। ठीक है, हिंदी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें मेरे द्वारा अभी तक पूरी 17 क्लास करवाई गई है, बिल्कुल वीडियो बीपीडीओ और पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? 2 काम आप लोगों को ये करने हैं, इन सीरीज़ को आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। उसके अलावा, ठीक है, सबसे पहले आप लोग इन 2 काम को कीजिए। बाकी, ठीक है, बाकी आप क्या करना, बाकी आज आपने अलग कॉपी बनानी है जीएस के लिए, ठीक है, और उसमें आपने स्टार्ट करना है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, कंप्लीट होगा, भले वीडियो जीएस का 2, 3 या 4 दिन के अंतराल के बाद आए, लेकिन आप लोगों के बीच एक चैप्टर एक दिन में आप लोगों के बीच ज़रूर आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। अभी इस जब हमारा एनिसेंट इंडिया हो जाएगा उसके बाद हम मिडेवल करेंगे और देन हम क्या करेंगे, आपका मॉडर्न करेंगे। 2 लेक्चर भले ही मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, उसी के आगे हम क्या करेंगे, अपना काम कवर करेंगे। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। इसे मैं मिटा लेता हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है किसके बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सबसे पहले आपसे इसका पूछा जाता है कालक्रम। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, कब से कब तक ये सभ्यता रही। तो आपको बताना कि रेडियो, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि से, ठीक है, रेडियो कार्बन विधि से जो इस सभ्यता का जो हमें टाइम पीरियड पता चला है वो है लगभग कितना, वो है 2350 बीसी से लेकर आपका 1750 बीसी तक का। ठीक है, आपसे पूछेगा कि टाइम पीरियड बताइए साहब आप सिंधु घाटी की सभ्यता का, कि सिंधु घाटी का सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आप बताओगे कार्बन विधि, ठीक है, रेडियो कार्बन जो विधि है उसके अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, 1750 बीसी तक। क्लियर है? 1750 बीसी तक इसका क्या रहा है,
टाइम पीरियड रहा है इस सभ्यता के बाद, ठीक है। इस सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आती है, आपको पता है वैदिक सभ्यता आती है, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला प्रश्न कालक्रम से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखना है, डाउट नहीं करना है, ठीक है, डाउट नहीं करना है। आप लूसेंट पलटोगे तो वहीं पर ये चीज़ें क्या दी होगी, ये 2400 BC दिया होगा और ये आपका 1700 BC दिया होगा। लेकिन एग्जिट क्या है, एग्जिट जो डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं वो है। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों ने ध्यान रख ली कालक्रम से संबंधित। अब देखिए दूसरी बात आती है क्षेत्रफल से संबंधित। जो ये सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल से संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है तो दो डाटा आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक रखना है स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, और एक स्वतंत्रता से पूर्व का आपको ध्यान रखना है, और एक आपको स्वतंत्रता के बाद का, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था, 12,99,000 कितना था, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जितने भी इसके स्थल मिले हैं उनका जो क्षेत्रफल है, जहाँ तक इसका फैलाव है वो कितना है दोस्तों, वो है आपका 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। कितना है, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है ये डाटा, ठीक है। ये दोनों डाटा आप लोगों ने अपने दिमाग में रखने हैं। क्लियर है। चलिए, भले आपको लूसेंट से, ठीक है, लूसेंट को हमने एक मानक माना है, लेकिन लूसेंट को क्या किया है, थोड़ा सा उससे हम डीप गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, बहुत सीक्रेट वाली चीज़ है। अगर आप लोगों को पता करना है कि एग्जामिनर कौन सी बुक से आपका पेपर बनाएगा, ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। लूसेंट से क्यों बनाएगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लूसेंट का सिलेबस देखोगे, ठीक है, लूसेंट का जो पाठ्यक्रम देखोगे और इनके जो टॉपिक देखोगे, बहुत सीक्रेट वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सेम दिखेगा। सेम सी चीज़ आपको पता है कि जो पेपर बनेगा वो हरदेव बहारी की बुक से क्यों बनेगा, ठीक है। आप हरदेव बहारी जी की बुक को उठाकर देखना और हिंदी का सिलेबस उठा के देखना तो आपको डिक्टो, ठीक है, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं दिखेगा। लिंग के बाद अगर वचन है तो वचन ही होगा, ठीक है, क्रिया के बाद पद है तो पद ही होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ हैं, इनसे आपने क्या करना है, थोड़ा सोचना है आप अपने माइंड से भी कि कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती है, किस किताब से नहीं और किस किताब से हो सकता है। क्लियर है। कालक्रम की बात हो गई, क्षेत्रफल की बात हो गई। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, इस सभ्यताओं, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इनके उपनाम पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, उपनाम पूछे जाते हैं। अब देखिए उपनाम कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे ही बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है, इतना बात हो गई। दूसरा, इसी सभ्यता को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि यहाँ के निवासियों के द्वारा पहली बार, ठीक है, यहाँ के निवासियों के द्वारा पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया था, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, आप जानते हो कि हड़प्पा जो शहर है इसकी खोज, ठीक है, सबसे पहले की गई थी, और वो पता है आपको किसके द्वारा की गई थी, आपको पता है दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। पहला शहर जब हड़प्पा मिला तो क्या दोस्तों, तो इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है। इतनी बात हो गई। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसी सभ्यता को, ठीक है, इसको ही प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रथम नगरीय सभ्यता किसे बोला जाता है, तो आपका जवाब होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके अलावा, ठीक है, इसे सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। बहुत से नगर, ठीक है, बहुत से नगर इस सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पर मिले हैं, आपके
मिले हैं सरस्वती नदी के तटों पर, जिसके कारण इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। इतनी चीज़ें हैं दोस्तों जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों को एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। अब बात आती है दोस्तों, जो चौथी और इम्पॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि ये सभ्यता, ठीक है, ये सभ्यता किसके समकालीन है, ठीक है। जो इसके टाइम पर कोई और सभ्यता भी थी तो आपको बताना है कि ये जो सभ्यता है वो सभ्यता आपका मेसोपोटामिया, ध्यान रखना, किसके समकालीन थी। समकालीन की अगर आपसे बात की जाती है तो आपको बताना है कि ये जो सभ्यता है ये किसके समकालीन थी। तो ये सभ्यता मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ठीक है, उसके ये समकालीन थी। और मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया में यहाँ की जो ये हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके लिए एक शब्द मिलता है मेलुहा। क्या मिलता है, मेलुहा। और मेलुहा किसे बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही बोला जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा किसे बोला जाता था, तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया गया है। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ पता लग गई होगी। अब जो अगली और महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है यहाँ से फैलाव से संबंधित। किससे संबंधित आती है, फैलाव से संबंधित आती है कि जो ये सभ्यता है, ठीक है, इसका आकार कैसा है, इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, अगर हम बात करें फैलाव की, किसकी बात करें, फैलाव की बात करें, तो फैलाव किस किस तरीके से है एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये एक डायरेक्शन का मैप है, ठीक है, डायरेक्शन का मैप है। आप लोग ध्यान देना, जो ये सभ्यता है ये उत्तर में, ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली है, ठीक है, मांडा तक फैली है। कहाँ तक फैली है, उत्तर में मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ तक फैली। आप लिख भी लोगे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये जो मांडा है ये किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं, चिनाब नदी के किनारे हैं। तो नदी तक भी पूछ सकता है किस नदी तक फैली हुई है, तो आप बताओगे चिनाब नदी तक फैली हुई है। क्लियर हो गई। अब देखिए अगली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, तो आपको आंसर करना है दैमाबाद। कहाँ पर, कहाँ तक फैली है, दैमाबाद तक फैली है। क्लियर है। अब दैमाबाद में कौन सी नदी, दैमाबाद किस नदी के तट पर है, तो नदी का आपसे पूछे तो आपको गोदावरी और परवरा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में गोदावरी देता है तो गोदावरी बताना है और परवरा देता है तो परवरा बताना है, क्योंकि जो ये परवरा नदी है ये गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदी है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं पश्चिम साइड, ठीक है। तो पश्चिम साइड जो ये सभ्यता है ये फैली हुई है सुत कांगेडोर तक। कहाँ तक फैली हुई है, सुत कांगेडोर तक फैली हुई है। और सुत कांगेडोर, ठीक है, आपका कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे पर है, ये है दास्क नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है, दास्क नदी के किनारे पर है। क्लियर हो गई दोस्तों इतनी बात। अब अगली बात आती है दोस्तों कि पूरब में, ठीक है, पूरब में ये जो सभ्यता है कहाँ तक फैली हुई है, तो ये सभ्यता फैली हुई है आपका आलमगीर तक, आलमगीर तक। और ये आलमगीर जो है दोस्तों ये पड़ता है आपका मेरठ के अंदर। ये आलमगीर कहाँ पड़ता है, मेरठ के अंदर पड़ता है। और जो ये आलमगीर है ये किस नदी के तट पर है, तो नदी का आपसे पूछे तो नदी आप बताओगे हिड्डन नदी, ठीक है, हिड्डन नदी के किनारे पर है। अब देखिए आप बोलेंगे कि गुरुजी आप थोड़ा सा अगर आप हमको इनको याद भी करवा लेते यहाँ पर तो बड़ा शानदार काम रहता। मैं जानता हूँ आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और आप इसको भूल सकते हो,
ठीक है, भूल सकते हो इसको, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को निमोनिक के माध्यम से इसका जो उत्तरी शहर है, उत्तरी स्थल है, पूर्वी स्थल है, दक्षिणी स्थल है, जितना भी है, मैं इनको आपको याद करवाने का प्रयत्न करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कहाँ तक है, सुत कांगेडोर, ठीक है, और दास्क नदी तक। अब देखिए, जब भी हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमको अपने दिमाग में एक फीलिंग आती है, ठीक है, एक हमारे अंदर एक उबाल आता है, ठीक है, जिस तरीके से इस टुच्चू पाकिस्तान की हरकतें रहती है उसको देखकर, ठीक है। तो हमको फीलिंग आती है कि हमको पाकिस्तान को क्या करना है, सूतना है। क्या करना है, सूतना है, यानी कि मारना है। तो सूतना से आप ध्यान रखोगे, सुत कांगेडोर, आपने किसको सूता था, आपने सूता था पाकिस्तान को, ठीक है। अब आप पाकिस्तान को सूतोगे तो उनको दास भी तो बनाओगे ना, ठीक है, आप दास भी तो बनाओगे। तो आप ध्यान रखना कि सूतने से आपने ध्यान रखा सुत कांगेडोर और दास से आपने ध्यान रखा दास्क नदी। क्लियर है, पश्चिमी स्थल का मामला फिट हो गया है, ठीक है। चलिए, मांडा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन सी नदी है, ठीक है, तो वो है चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का आप लोग किस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जब आते थे, वहाँ से बहुत सारे लोग, आपको पता है, हमारे गढ़वाल में आते हैं, हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारे लोग उनमें से चिराती भी होते हैं, चिराती, ठीक है। चिराती का काम क्या होता है, जैसे पेड़ पुड़ को काटना, ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो उत्तर में आप लोग ध्यान रखना, जब चिराती हमारे यहाँ पर आते थे तो हम उन लोगों को क्या खिलाते थे, उन लोगों को मांड खिलाते थे, ठीक है। मांड आपको पता है गढ़वाली टर्म है, और गढ़वाली में जो इसका अर्थ होता है वो होता है, मतलब जो सूप टाइप का होता है, पहले होता था, अब तो प्रेशर कुकर में बनता है खाना, लेकिन जब वो बनता था तबेली में तो उस टाइम पर क्या निकलता था, मांड निकलता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी हमारे घर पर क्या आते थे, चिराती आते हैं, तो हम उन्हें क्या खिलाते हैं, मांड खिलाते हैं, सूप के रूप में या चावल के साथ, ठीक है। तो ची से, ठीक है, ची से आप लोग ध्यान, चिराती से आप लोग ध्यान रखोगे चिनाब नदी, ठीक है, और मांड से आप लोग ध्यान रखोगे मांडा। और ये कहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों से जुड़े दो ये शब्द हैं, तो आप ध्यान रखोगे जम्मू कश्मीर। आई होप इसका मामला भी फिट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, ठीक है, आलमगीर, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ पर पड़ता है, ये किस नदी के किनारे पे, हिडन नदी के किनारे पे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, इससे आप एक शब्द, अगर आप इसको आलमगीर, ठीक है, यानी कि आजा लंबे गिर जा, ठीक है, कोई लंबा व्यक्ति है, ठीक है, कोई लंबा व्यक्ति है, तो आपको हिडन, ठीक है, आप हिडन का अर्थ क्या होता है, छुपाना है। अब बचपन में हम लोग क्या करते थे, ठीक है, हम लुका छुपी का गेम खेलते थे, ठीक है, खेलते थे ना। तो अब जो कोई लंबा व्यक्ति होता था, ठीक है, तो वो जल्दी से पकड़ा जाता है, ठीक है, लंबा दिख जाता है सबको कि ये, तो हम उसको क्या बोलते थे कि हाँ, ठीक है, आ लंबे तू गिर जा, कहाँ पर, तगत के नीचे, ठीक है। तो हिडन नदी आप लोग, यानी कि हिडन मतलब छुपी नदी, ठीक है। हिडन आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, हिडन नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि हम लंबे व्यक्ति को क्या करते थे, छुपाते थे, ठीक है, लंबे व्यक्ति को क्या करते थे, छुपाते थे। तो आलमगीर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आलमगीरपुर, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, मेरठ के अंदर है और हिडन नदी के किनारे पर है, ठीक है। अगला है दैमाबाद, ठीक है, और इसको आपने ध्यान रखना है गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी, ठीक है, दैमाबाद। इसमें आपको दैमाबाद, ठीक है, इसमें दैमा में क्या दिख रहा है, दैमा, ठीक है, यानी कि फीलिंग आ रही है ना कि दैमा दैमा, ठीक है। तो आपको एक शब्द आ रहा होगा दाई माँ, या आप कह सकते हो दादी माँ, ठीक है। तो दादी माँ, ठीक है, तो हम किसकी गोद में सोते थे बचपन में, हम सोते थे दादी माँ की गोद में। आई होप दोस्तों, ठीक है, तो
दैमाबाद दाइमा यानी कि गोद में सोते थे तो गोदावरी नदी हो गया। ठीक है, हमारी परवरिश बचपन में कौन करती थी, दादी माँ करती, तो दादी माँ से हो गया परवरा नदी। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको एक बार ढंग से समझ लिया है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये ध्यान रह जाएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं ध्यान है, तो एक बार आप लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से जो ये प्रश्न है उनके एमसीक्यूज करके देखिए, आप लोग बिल्कुल सही करके उनको आ जाओगे। क्लियर है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जीएस को हमने, जीएस का जो मामला है ना वो हमको फिट करना है। ठीक है, वो फिट कैसे करना है, वो इसी तरीके से होगा। ये वीडियोस जो है ना वो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो पहली बार, ठीक है, पहली बार भी सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा ना, अगर ये वीडियो 3 घंटे का भी हो जाता है हम तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है नुकसान तब है। ठीक है, कंटेंट आपको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बुक में आपको बहुत मिलेगा, लेकिन फ़ायदा क्या उसका, जब एक बार भी पलटना पड़ रहा, दूसरा बार भी पलटना पड़ रहा, तीसरा बार बार आप लोगों को देखना पड़ रहा, तो उस चीज़ का तो एक्सपर्टनेस आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले, इसलिए इस तरीके की ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कहानियों के माध्यम से मैं आपको जीएस को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। क्लियर है, चलिए अब देखिए, अब जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, इसका जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले लीजिए। अब थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री से संबंधित, ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित थोड़ा बहुत बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया से, फिर हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब मैं थोड़ा बहुत कि क्या क्या जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, कैसे कैसे इसकी खोज हुई, कब क्या हुआ, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, एक कालक्रम बताऊंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको इसको बताऊंगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे हम बोलते हैं। तो देखना आप लोग, सबसे पहले जो प्रयास हुआ, ठीक है, जो पहली बार, ठीक है, जिस व्यक्ति का ध्यान सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ गया वो था चार्ल्स मैसन। ठीक है, किस तरीके से लिखोगे आप लोग, आपको लिखना है 1826, सबसे पहली बात। ठीक है, ये क्या चल रहा है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित। सबसे पहले 1826 में एक शख्स है चार्ल्स मैसन, क्या नाम है, चार्ल्स मैसन इस शख्स का नाम है, और इस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हुआ, ठीक है, इस ध्यान गया, ठीक है, आकर्षित हुआ किसकी तरफ, हड़प्पा के टीले की तरफ, हड़प्पा के टीले की तरफ। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किस व्यक्ति का ध्यान, ठीक है, ध्यान हड़प्पे टीले की तरफ गया, तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था, चार्ल्स मैसन। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, क्या नाम था, चार्ल्स मैसन, जिसका ध्यान सबसे पहले हड़प्पे की टीले की तरफ गया, हड़प्पा के टीले की तरफ गया। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 1853 से 56 के बीच, ठीक है, ध्यान रखना, 1853 से 56 के बीच जब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी, कराची टू लाहौर तक। ठीक है, कराची से लाहौर के बीच जब क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस टाइम, ठीक है, उस टाइम 2 अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी। एक का नाम था आपका क्या, जॉन बेल्टन, क्या था, जॉन बेल्टन, और दूसरे अधिकारी का नाम था विलियम बेल्टन। ठीक है, कौन सा, 2 शख्स थे, एक था आपका जॉन बेल्टन और दूसरा था विलियम बेल्टन। इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इन स्थलों से क्या प्राप्त की जाती है, ईंटें प्राप्त की जाती है, और उन ईंटों को प्राप्त करके उनका यूज रेलवे लाइन के मार्ग को बनाने में किया जाता है। क्लियर हो, चलिए इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहानी होती है,
जो ये सारा काम था, ठीक है, जो ये रेलवे लाइन का काम हो रहा था, आपसे पूछेगा कि ये रेलवे लाइन का जो कार्य हो रहा था ये किसकी देखरेख में हो रहा था, तो ये कार्य हो रहा था कर्निगम महोदय के देखरेख में। किसकी देखरेख में? कर्निगम महोदय की देखरेख में ये कार्य हो रहा था। अब देखिए, तो उन लोगों को तो ऐसा मतलब नहीं था कि भारतीय संस्कृति से कि हम इसको दुनिया के सामने लाएंगे, ठीक है, तो उनका तो नुकसान ही था, वो भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाते तो उनका अपना जो सिस्टम था वही बंद हो जाता है, ठीक है, कि लोग बोलते कि हाँ यार देखो भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, क्या है, ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने वहाँ से ईंटें निकाली, अपना काम किया, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जब आगे क्या होती है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, तो ठीक है क्या चीज़ें होती है, जब आगे क्या होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। तो इसकी तरफ, ठीक है, इस जो ये हड़प्पा टीला था, ठीक है, ये हड़प्पा शहर था, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। और क्या होता है 1921 में, ठीक है, 1921 में जब इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल इसके उस टाइम पर अध्यक्ष थे, 1921 की बात है। तो जॉन मार्शल के टाइम पर दयाराम साहनी द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दयाराम बहादुर साहनी, ठीक है, दयाराम बहादुर साहनी, इस शख्स के द्वारा एक स्थल की खोज की जाती है, एक शहर की खोज की जाती है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। तो पहला प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जाता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ये आप लोगों का एक काम है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, ये आपने गूगल पर खोजना है और कमेंट में मेरे को बताना है, ठीक है, और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। लेकिन आप आगे मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, 1921 में अध्यक्ष कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो थे जॉन मार्शल, कौन थे, जॉन मार्शल। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी, ठीक है, जो खुदाई करता थे, जो खोज करता थे, दयाराम बहादुर साहनी, साहनी शॉर्टकट में बोले तो दयाराम साहनी, कोई दिक्कत नहीं है। इनके द्वारा एक स्थल की खोज की जाती है जिसे हड़प्पा स्थल कहा गया, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, हड़प्पा स्थल कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता तो बोला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे हम जो जितने भी महत्वपूर्ण नगर है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को देखना है जिन्हें आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये आप लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो लूसेंट की बुक है उसमें 6 नगरों को महानगर की संज्ञा दी गई है, लेकिन ठीक है एक्चुअल में जो सिंधु घाटी के 7 शहर है, ठीक है, 7 नगर हैं, उनको महानगरों की संज्ञा दी गई है। तो आपको 7 ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि कितने नगरों को सिंधु घाटी के सभ्यता के बड़े महानगरों की संज्ञा दी गई है, तो वो कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो देखना आप लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग आप लोग डालेंगे हड़प्पा
सभ्यता का विस्तार। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है और किन किन देश में है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अफगानिस्तान में भी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसके 2 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 2 स्थल हैं। क्लियर है? वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? एक है मुंडी गाक काक और दूसरा है सरतुगुई। दूसरा क्या है? सरतुगुई। ये 2 स्थल हैं किसके? अफगानिस्तान के। कहाँ पर? ये हैं आपके अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा हम बात करें कहाँ की? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में टोटल, ठीक है, पाकिस्तान में टोटल हैं 475 स्थल। कितने हैं? 475 स्थल हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में है लगभग आपके 925 स्थल। कितने हैं? 925 स्थल। भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? एक तो मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा मिलेगा गुजरात में, तीसरा पंजाब में, चौथा हरियाणा हो गया आपका, अगला आपका यूपी हो गया, अगला आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। इन जगहों से क्या मिले हैं? इन जगहों से आपके मिले हैं भारत के जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं वो मिले हैं। क्लियर है? अगर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जहाँ पर हमने फैलाव लिखा था वहाँ पर ही आप लोग एक और चीज़ लिख लेना, आकार। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है तो उसका आकार कैसा है, तो आपको बताना है त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इतनी बात आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेना। अब देखिए आपसे अगला प्रश्न, ठीक है, कहाँ कहाँ है भारत में? कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। 7 शहरों में, ठीक है, 7 शहरों में आप लोगों को देखने मिलेंगे, 7 राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे हड़प्पा नगर। ठीक है, अब देखिए नगरों की संख्या। नगरों की संख्या किन किन स्थलों को दी गई है, तो आपको ध्यान रखना 7 स्थल हैं, जिसमें पहला है हड़प्पा। पहला क्या है? हड़प्पा है। दूसरा आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा है आपका लोथल, धौलीवीरा। अगला आपका कालीबंगा, चनुदड़ो, वनवाली। ये 7 नगर हैं जिनको क्या दी गई है? हड़प्पा स्थल के महानगरों की संज्ञा दी गई है। इनको आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, इनको भूलना नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये आप, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा नगर है जिसको हड़प्पा महानगर की संज्ञा नहीं दी गई, ठीक है। इसलिए ये आप लोगों को ये 7 पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम क्या काम, अब हमारा क्या काम होगा दोस्तों, एक एक नगर को, ठीक है, एक एक नगर को डिटेल वाइज पढ़ना है, ठीक है। जितने ये 7 नगर हैं, 7 महानगर है, इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, ठीक है, उन सबको हमने डिटेल वाइज पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रश्न है, ठीक है, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो प्रश्न क्या है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर एक नगर के बारे में ध्यान से पढ़ना है। जैसे जो आपका आबकारी वाला पेपर हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था कि बताइए साहब कि जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे। तो जिन लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है, उन्होंने आंसर करके आ गए होंगे कालीबंगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो तब बेहोश हो गए होंगे वहाँ पर। तो
हम लोगों ने, आप लोगों ने बेहोश होने का काम नहीं करना है। हर एक चीज़ को टाइम मिलेगी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक 40-35 मिनट का वीडियो बना लूँ, खटाक 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 उसमें क्वेश्चन पीपीटी को पढ़ के बोल दूँ, तो भाई उस चीज़ से नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग देखोगे, मज़े लोगे और चले जाओ, ठीक है। लेकिन डिटेल से आप लोगों का वही विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखना, उस विद्यार्थी को सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा जो हर एक चीज़ नोट डाउन कर रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं कि जो फॉर्मेलिटीज़ के लिए तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। जो शॉर्टकट चाहता है पढ़ाई में, उसका भला भगवान भी नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान का भला, उसका किसी भी इंसान का भला जो कर सकता है वो उसकी मेहनत कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप लोग ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है, ये पटवारी, लेखपाल, ये वीडियो ये तो कुछ नहीं, ठीक है, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी आप लोग क्रैक कर लोगे अगर आपके अंदर ध्येय है, आपके अंदर डेडिकेशन है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, वो ले लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ हड़प्पा, ठीक है। सबसे पहला जो जिस स्थल की हम बात करेंगे वो है हड़प्पा। एक एक चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन करनी है हड़प्पा ज़िले के बारे में। तो देखना आप लोग, हेडिंग डालना आप बढ़िया से, हड़प्पा। क्या हेडिंग डालोगे? हड़प्पा। डाल दी हेडिंग हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा कहाँ है। तो सबसे पहली बात तो भाई ध्यान रखना मेरी, कि ये जो हड़प्पा है ये है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये आपका पाकिस्तान में लिखो, ऐसा लिखोगे आप लोग, ठीक है। पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस राज्य में है? तो पंजाब प्रांत में है। अब देखिए पंजाब प्रांत में यानी कि राज्य में किस जिले में है? तो भाई बता देता हूं, यह है आपका मोंटगोमरी जिला में। किस जिले में है? मोंटगोमरी जिला में है। और इस मोंटगोमरी जिला का ध्यान रखना आप लोग, जो आधुनिक नाम है वो है साहिवाल जिला। ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। मोंटगोमरी है, अपडेट नहीं किया, नहीं लगा होगा बेचारों को टाइम। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा नगर है, ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में है, पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिला में है। और मोंटगोमरी जिले का जो आधुनिक नाम है वो साहिवाल जिला है। क्लियर है। अब बात आती है कि ये किस नदी के किनारे हैं, ठीक है। नदी का पूछ लिया, तो नदी को ध्यान रखना है आपको, रावी नदी के। किस नदी के किनारे पर है? नदी का अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है रावी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रावी नदी। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखिए कैसे याद रखोगे, मोंटगोमरी जिला, मोटा रवि, ठीक है, हड़पता है, ठीक है। मोटा रवि क्या करता है? हड़पता है। मतलब जो मोटा व्यक्ति होता है उसको क्या होती है? हड़पने की आदत होती है। इस ट्रिक से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हो। देखिए 2-4 निमोनिक मैं बताऊंगा, 2-4 आप लोग बताओगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ निमोनिक मैं बता देता हूँ, कुछ आप लोग ट्राई करना जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब देखिए जब इस हड़प्पा स्थल की खोज हुई तब कौन था निर्देशक, ठीक है। निर्देशक पूछता है आपको, कई बार पूछ लेता है, तो आपको बताना है जॉन मार्शल। डायरेक्टर किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के। उसके अलावा जो खुदाई करता था, खोज करता थे या खुदाई करता कह सकते हैं आप, वो कौन थे? वो 2 व्यक्ति थे। एक थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, कहीं कहीं पे आपको दयाराम बहादुर भी लिख लो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, भाई बहादुर क्यों छोड़ रहा है। दयाराम बहादुर साहनी। क्लियर है। इसके साथ सिर्फ सपोर्टर था, इसका सहायक कह सकते हैं हम, वो था माधो स्वरूप वश, ठीक है।
माधव स्वरूप वस। क्लियर है। अब देखिए इतनी चीज़ें, ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखना जो ये आपका क्या है हड़प्पा शहर है, इसकी खोज कब की गई, ठीक है, तो खोज अगर आपसे पूछे तो इसकी खोज की गई 1921 में। एक मोहनजोदड़ो हो गया और एक हड़प्पा हो गया, ठीक है, बाकी की आप करो चाहे ना करो याद, लेकिन इन दोनों की आप लोग ध्यान रख लेना। इसकी खोज की गई 1921 में, ठीक है, और मोहनजोदड़ो की जाती है 1922 में। क्लियर हो गई इतनी बात। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें ध्यान रख लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ से जो ये हड़प्पा शहर है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या क्या साक्ष्य मिले, मतलब साक्ष्य की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या मिला, यहाँ से एक एक चीज़ लिखना। एक तो मिली, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से भी उधर बताऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। एक मिला कुम्हार का चौक, कुम्हार का चाक, चाक समझते हो ना, जिससे जो घड़े घड़े बनाने वाले देखे होंगे, घड़े कौन बनाते हैं, कुम्हार बनाते हैं। तो चाक का मतलब हो जिससे वो उन मिट्टी के बर्तनों को क्या करते हैं, शेप देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, शेप देने का काम उन्हें करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं चाक। क्लियर है, कुम्हार का चाक हो गया। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से श्रमिक आवास मिले हैं। आपसे पूछा जाएगा श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हड़प्पा से। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अन्नागार, ठीक है, अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशालाकृति है, यानी कि जो सबसे बड़ा, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो जैसे बुर्ज खलीफा है, या फिर इस तरीके से स्थल, मतलब बड़ा एक टाइप का, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं आ रहा मेरे पास, क्या कह सकते हैं, एक बड़ी इमारत, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो मोहनजोदड़ो वाला अन्नागार है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो बोलोगे आप मोहनजोदड़ो से मिली है वहाँ का अन्नागार, ठीक है। उसके अलावा अन्नागार मिला है यहाँ से। उसके अलावा मातृ देवी की, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति हो गई, ठीक है। औखली हो गई, औखली मिली है, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा ताबूत मिला है, ताबूत समझते हो ना, ठीक है, ताबूत होता है जिसमें जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे कब्रिस्तान होता है, उसी टाइप से जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अब जो बॉडी होती है इंसान की जब मर जाता है तो किस में रखते हैं, ताबूत मिला है, ताबूत में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ से RH-37, ठीक है, RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ से हाथी की खोपड़ी भी मिली है, ठीक है, खोपड़ी मिली है। एक सींग वाला जानवर यहाँ से मिला है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे मास्टर जी लिखवा तो दिया, लेकिन याद कैसे करवाओगे, तो भाई याद कराने का भी हमारे पास पूरा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि एक टर्म आप लोग ध्यान रखना, हड़प्पा, हड़प्पा है, हड़प्पा से मिले हैं श्रमिक आवास। क्या मिले हुए हैं, श्रमिक आवास मिले हुए। अब देखिए श्रमिक आवास हैं, तो श्रमिक आवास जो है, श्रमिकों को क्या लगती है, भूख लगती है, क्या लगती है, भूख लगती है, तो भूख लगेगी तो उनका अन्नागार भी होगा। क्लियर है। अगली बात, अब देखिए श्रमिक के अंदर ही कौन सी कैटेगरी भी होगी, कुम्हारों की कैटेगरी है, तो कुम्हारों की कैटेगरी है तो कुम्हार का चौक कहाँ से मिलेगा, श्रमिकों के यहाँ से ही मिलेगा।
उसके अलावा अब देखिए, जो बड़े लोग होते हैं तो उनको तो फुर्सत नहीं रहती है, ठीक है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन श्रमिक लोग हैं, ठीक है, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को याद करते हैं कि हे बाबा, हे माता, मुझे खूब धन देना, ऐसा करना, वैसा करना, ठीक है, मेरी नैया तुम ही पार लगाओगी। यानी कि पूजा पाठ जो आस्था वाला काम है, ठीक है, तो मात्र करेंगे तो कौन करेंगे, श्रमिक ही करेंगे। तो मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मात्र देवी की मूर्ति भी कहाँ से मिली है, आपके हड़प्पा से मिली है। ओखली, ठीक है, श्रमिक लोग हैं, ठीक है, तो वो उनका सिस्टम नहीं होगा बेचारों का चक्की वक्की पे जाने का, ठीक है, आपके लोग तो कहाँ जाते हैं, चक्की पे जाते हैं, लेकिन उस टाइम का सिस्टम नहीं होगा। तो वो क्या करते थे, श्रमिक जो मजदूरी काम तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जब अपने घरों में आते थे तो ओखली में क्या काम करते थे, धान कूटने का भी काम करते थे। क्लियर हो गया। ताबूत, ठीक है, तो ताबूत भी इनके यहाँ से मिला है। R37, ठीक है, R37 कब्रिस्तान भी इनके यहाँ से मिला है। उसके अलावा हाथी की खोपड़ी, ठीक है, हाथी की खोपड़ी भी इन्हीं के यहाँ से मिली है। और एक सींग वाला जानवर, ठीक है, एक सींग वाला जानवर कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा कौन है, एक सींग वाला जानवर हड़पता है इंसानों को। ठीक है, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी और हड़प्पा, हा से हड़प्पा, हा से हाथी की खोपड़ी। ठीक है, मैच कर लोगे आप लोग। ठीक है, और इसको आप लोग अलग से ध्यान रखना, R37, ठीक है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप लोग बताओगे कि R37 कब्रिस्तान जो है ये मिला है आपका कहाँ से, ये मिला है आपका हड़प्पा से। क्लियर है। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर दो डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम की मदद से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उस टाइम का जो ये शहर है आपका हड़प्पा, उसको बसाया गया था। ठीक है, तो आप लोग एक बनाओगे, दो यहाँ पर ग्राफ बनाओगे आप लोग। ठीक है, इस तरीके से जैसा मैं बना रहा हूँ, एक बनाओगे इधर से बराबर पे बनाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बनेगा मैनेज करना आप लोग। अब देखिए, दो टीले हैं, एक टीले को आपने ध्यान दिया, नाम दिया पश्चिमी टीला, एक को आपने कहा पूर्वी टीला। एक को क्या नाम दिया, पश्चिमी टीला, और एक को नाम दिया आपने पूर्वी टीला। अब जो ये पश्चिमी टीला है, ठीक है, जो ये पश्चिमी टीला है ये कैसा है, दुर्गीकृत है। कैसा है, दुर्गीकृत है। तो अब जो ये पश्चिमी टीला है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, दुर्गीकृत किला। ठीक है, दुर्गीकृत टीला भी कह सकते हो, दुर्गीकृत टीला कहोगे आप इसे। ठीक है, अब देखिए दुर्गीकृत टीले का मतलब क्या है कि इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर क्या किया गया है, जो ये टीला है इसके बाहर प्राचीर दीवारें, यानी कि इसके बाहर क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। ठीक है, क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। ध्यान से समझना। अब जो ये पश्चिमी टीला है जिसके अंदर किलेबंदी की गई है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ हाई वीआईपी लोग रहेंगे। ठीक है, और वीआईपी लोग कौन होंगे, एक तो होंगे जो प्रशासन चलाने वाले होंगे, प्रशासनिक लोग रहेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर कौन सा वर्ग रहेगा, पुरोहित लोग रहेंगे। ठीक है, पुरोहित रहेंगे, और कौन रहेंगे, पश्चिमी टीला में प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए लोग रहेंगे। यानी कि वीआईपी लोग कहाँ पर रहेंगे, पश्चिमी टीला में रहेंगे। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए कैसे ध्यान रखोगे, जो पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम है, क्या बोलते हैं ना, पश्चिगामी सभ्यता, पश्चिगामी सभ्यता, तो पश्चिम की साइड कैसे लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखना, प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग के यहाँ पर क्या रहेंगे, लोग रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर, ठीक है, जो ये अंदर की ईंटें हैं, जो ये अंदर के टीले हैं, ये बनाए गए हैं कैसे, कच्ची ईंटों से। कैसी ईंटों से बनाए गए हैं, कच्ची ईंटों से। और जो ये दीवार है, ठीक है, जो ये वाल है, एक प्राचीर दीवार है, ये क्या की गई है, ये बनाई गई है पक्की ईंटों से। ठीक है, जो चार दीवारी है वो किससे बनाई गई है, पक्की ईंटों से बनाई है। क्लियर हो गई है, इतनी बात हो गई है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहां पर एक और आकृति है। ठीक है, एक और स्थल है जहां से मिला है एफ टीला।
यहाँ इसको नाम देंगे एफ टीला। क्या नाम दिया गया है? एफ टीला नाम दिया गया है। यहाँ से दोस्तों ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ मिले हैं अन्नागार। इस टीले से क्या मिला है? अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है। इतनी बात हो गई है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, आर एक साइड में मिली है R30, इसी हड़प्पा स्थल की बात कर रहा हूँ, R37 ठीक है। R37 नाम की कब्र मिली है, ठीक है। कब्र की लकड़ी कह सकते हो, कब्र की लकड़ी। आपको पूछा जाएगा कि कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके हड़प्पा से। तो एफ टीला में अन्नागार हो गया, ठीक है। R37 यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी मिला है, यानी कि कब्र की लकड़ी भी मिली है, और संयोगवश है, ठीक है, जो उस लिपि जो लिखी गई है वहाँ पर, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखा गया है कब्र के ऊपर, वो मेल खाती है किससे? R37 से, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? R37 बोल रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं पूर्वी टीला। अब जो ये पूर्वी टीला है, इसी को दी गई है नगर की संज्ञा। क्या दी गई है? नगर की संज्ञा दी गई है। उसके अलावा इसके बाहर कोई किलेबंदी नहीं की गई है, ठीक है। अब जो सिंपल लोग रहते हैं बेचारे, यहाँ श्रमिक लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या किलाबंदी करनी, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन रहते हैं, कौन सा वर्ग रहता है? एक तो यहाँ पर रहते हैं पूर्वी टीले में कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। कौन रहते हैं? आपके किसान हो गए, आपके मजदूर हो गए, ठीक है। और उसके अलावा यहां पर रहते हैं आपके व्यवसायी। ये तीन वर्ग यहां पर रहते हैं, किसान, मजदूर और व्यवसायी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहां से प्राप्त हुआ है तांबे की इक्के गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी यहां से प्राप्त हुई है। और यहां से उसके अलावा क्या प्राप्त हुआ है? यहां से सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, तो वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। अभी जब पर्टी मोहरे की बात करेंगे तो लोथल है, ठीक है, लेकिन अभिलेखीय मोहरे की बात करेगा तो वो कहां पर है? वो आपके है हड़प्पा के अंदर। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। बहुत डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया है। ये शेप जो ये आकृति है, ये आप लोगों को नहीं दिखी होगी आपकी लूसेंट के बुक में। बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, आगे की तरफ अपनी जो यात्रा है उसे बढ़ाते हैं। क्लियर है? चलिए।